जय हिंद बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द थर्ड लेवल और पिछले वीडियो में हमने देखा कि चार्ल्स थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है और आसपास की चीजों को देख करके, लोकोमोटिव को देख करके उसे ये एहसास हो गया है कि वो 18th सेंचुरी में है और उसके मन में एक प्रबल इच्छा जगी है। वो गेल्सबर्ग इलिनॉय का टिकट लेना चाहता है। वो अपनी पत्नी लुइजा के साथ गेल्सबर्ग इलिनॉय जाना चाहता है। आइए आगे पढ़ते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। क्लर्क ने चेक किया कि गेल्सबर्ग इलिनॉय जाने के लिए कितना किराया लगेगा। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैडबैंड। उसने मेरे फैंसी हैडबैंड की तरफ देखा, यानी मैंने जो स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था उस पर जो बैंड था उसकी तरफ देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर। लेकिन फिर उसने मेरे हैट से ध्यान हटा करके किराया चेक करना शुरू कर दिया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। और मेरे पास पर्याप्त पैसे थे 2 टिकट खरीदने के लिए वन वे की। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब मैंने पैसे गिने और ऊपर की तरफ देखा तो क्लर्क मुझे घूर रहा था। स्टेयरिंग मतलब घूरना। ही नॉडेड एट द बिल्स। बिल्स यानी कि पैसे या फिर नोट। उसने नोटों की तरफ देख करके सिर हिलाया। दैट ain't मनी मिस्टर, ही सेड। ये तो पैसे नहीं है मिस्टर, उसने कहा। एंड इफ यू ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। और अगर आप मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे या ठगने की कोशिश करोगे तो आप बहुत दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। और उसके बाद ये कह करके उसने अपनी नजर जो उसके बराबर में कैश ड्रॉर था, यानी कि पैसों का जो ड्रॉर था, जो दराज थी, उसकी तरफ देखा। ग्लांस्ड का मतलब होता है नजर देना। Of course, the money was old style bills. हाँ, जो पैसे थे वो तो पुराने जमाने के नोट थे। Half again as big as the money we use nowadays. और जिस साइज के पैसे हम आज की डेट में यूज करते हैं उससे तो दुगने बड़े थे। And different looking, और बहुत अलग लग रहे थे। I turned away and got out fast. मैं वहां से हटा और तुरंत वहां से निकल गया। There's nothing nice about jail, even in 1894. जेल जाना तो किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है, भले ही 1894 में जेल जाना हो। एंड दैट वॉज दैट। और बस इतना ही हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज। मैं जैसे आया था थर्ड लेवल पे वैसे ही बाहर निकल गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। अगले दिन दोपहर में लंच टाइम के समय मैंने $300 निकाले बैंक से। लगभग वही सब पैसे हमारे पास थे और मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी ली, यानी कि मैंने पुराने जमाने के नोट लिए। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। मेरे द्वारा $300 की जगह पुराने जमाने की करेंसी नोट खरीदने पे मेरे मनोवैज्ञानिक दोस्त को मेरी काफी चिंता हुई। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। आप पुराने जमाने के पैसे किसी भी कॉइन डीलर के पास से ले सकते हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। लेकिन आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम जैसे कि अधिमूल्य या फिर थोड़े से अधिक पैसे। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, बट आई डिडंट केयर। मेरे जो $300 थे उससे मुझे पुराने समय के खाली $200 के आसपास पैसे मिले। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। 1894 में जो अंडे थे वो 13 सेंट के एक दर्जन आया करते थे। ये तो आप जानते ही होंगे कि पुराने जमाने में इतनी महंगाई तो नहीं थी। पुराने जमाने में सभी चीजें बहुत ही सस्ती हुआ करती थी। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। लेकिन पैसे तो ले लिए मैंने पुराने जमाने के, लेकिन दोबारा मुझे वो कॉरिडोर, वो गलियारा मिला ही नहीं जिससे कि मैं थर्ड लेवल में पहुंच सकूं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मैंने बहुत बार चक्कर लगाए हैं, मैंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन दोबारा मुझे वो जगह मिली ही नहीं जहां से मैं थर्ड लेवल पे पहुंच सकूं। लुइजा वाज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। लुइजा बहुत ही चिंतित हुई जब मैंने उसे ये सारी बातें बताई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं और थर्ड लेवल ढूंढता रहूं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड। और कुछ समय के बाद मैं रुक भी गया।
आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। मैं वापस अपने टिकट संग्रह के काम पे लग गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। लेकिन अब हर वीकेंड पे यानी हर इतवार शनिवार हम दोनों के दोनों थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं। माई फ्रेंड सैम वाइनर डिसअपियर्ड। मेरा दोस्त सैम वाइनर वो गायब हो गया। डिसअपियर्ड का मतलब है गायब होना। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं मालूम कहां। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय। और मुझे कुछ कुछ संदेह होता है क्योंकि सैम एक शहरी है। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहां पर स्कूल भी तो गया था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहता था कि उसे ये सुन करके, उस जगह के बारे में सुन करके बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज, ऑलराइट। और वहीं पर है वो मेरे विचार से इन 1894 में। बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection, I found, क्योंकि एक रात की बात है, मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन के साथ कुछ कर रहा था, मैं अपने टिकट संग्रह के साथ कुछ काम कर रहा था, तो मुझे पता है क्या मिला। Well, do you know what a first day cover is? क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? When a new stamp is issued, जब कोई नई टिकट इश्यू की जाती है यानी कि जारी की जाती है, तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं? स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेक एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जो व्यक्ति टिकट जमा करते हैं या टिकट संग्रह करते हैं, वो उनका प्रयोग करते हैं, वो उन्हें मेल एनवेलप पे चिपकाते हैं और डाक लिफाफों पे चिपका करके वो खुद को ही भेजते हैं। टू देमसेल्व्स, देमसेल्व्स मतलब खुद को, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल के पहले ही दिन। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट। इससे क्या होता है, जब वो टिकट, जिस दिन टिकट जारी हुई है उसी दिन जब उसे लिफाफे पे लगाया जाता है और उसके ऊपर स्टैंप लगती है। स्टैंप किसकी लगती है? डाकघर की। तो जब डाकघर की स्टैंप लगती है तो डाकघर की स्टैंप के साथ उस दिन की डेट भी होती है, और ऐसे ही वो टिकट संग्रह करते हैं, तो उन्हें याद रहता है कि किस दिन ये टिकट जारी हुई थी। The envelope is called a first day cover. इस तरह के लिफाफे को first day cover कहा जाता है। They are never opened. उन्हें कभी खोला नहीं जाता। You just put blank paper in the envelope. आप केवल उसके लिफाफे में एक blank paper डाल देते हैं। blank paper का मतलब है खाली कागज। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. उस रात की बात है, मेरे बहुत ही पुराने, जो सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, उनके बीच में मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहां पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समबडी हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। वो वहां पर इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे मेरे दादाजी को भेजा था उनके घर पर, जो कि गेल्सबर्ग में था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और उसके लिफाफे पर उसका एड्रेस था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894, और वो जुलाई 18, 1894 से वहां पे था। द पोस्टमार्क शोड दैट, पोस्टमार्क यानी कि जो स्टैंप लगी हुई थी, उस स्टैंप से पता चल रहा था कि ये डेट थी जिस डेट को वो लिफाफा भेजा गया था नई टिकट लगा करके। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन तब भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे पिछली बार कब लिखा है। द स्टैंप वॉज अ 6 सेंट। जो स्टैंप थी, जो टिकट थी, वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन, फीकी भूरी सी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर भी थी। Naturally, when the envelope came to Grandad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. और स्वाभाविक है कि जब वो लिफाफा दादाजी के पास डाक में आया तो सीधा उनके टिकट संग्रह में चला गया और वहीं पर रहा जब तक कि मैंने उसे बाहर निकाला और खोल करके देखा कि उसमें कुछ है तो नहीं। तो जो कागज उस पत्र में था, जो कागज उस लिफाफे में था, वो खाली नहीं था, वो रिक्त नहीं था, वो पत्र था। वो पत्र सैम की तरफ से था और वो पत्र चार्ली के लिए था। आप देख सकते हैं, ये वो पत्र है। देखिए उस पर क्या लिखा है। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय,
तो ये गेल्सबर्ग इलिनॉय से आया था जुलाई 18th 1894 को। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। और मैं इस चीज पे पूरा विश्वास कर बैठा हूं कि तुम सही कह रहे थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू। और चार्ली, ये एकदम सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल। मुझे थर्ड लेवल मिल गई। आई हैव बीन हियर 2 weeks। मुझे यहां पे रहते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो। और इस समय जब मैं ये पत्र लिख रहा हूं, सड़क के पास कहीं पर कोई पियानो बजा रहा है। एंड देर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। और वो सब के सब फ्रंट पोर्च में हैं और गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। और मुझे लेमनेड यानी कि नींबू पानी के लिए आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा। चलो पीछे आ जाओ चार्ली और लुइजा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। थर्ड लेवल ढूंढते रहना, ये बिल्कुल ढूंढने लायक है और यहां पे आने लायक भी। मेरी बात पे विश्वास करना। द नोट इज साइंड सैम। और इस नोट पर सैम के हस्ताक्षर थे। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. जिस स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर में मैं जाता हूं, वहां जाकर मुझे पता चला कि सैम ने वहां से $800 की कीमत की पुराने जमाने की करेंसी खरीदी थी। That out to set him up in a nice little hay, feed and grain business. और इतने पैसों से तो वो बहुत ही आराम से एक हे, फीड और ग्रेन का बिजनेस शुरू कर सकता था वहां उस जमाने में। He always said that's what he really wished he could do. वो हमेशा कहता था कि वो यही करना चाहता था। And he certainly can't go back to his old business. और जाहिर है वो अपने पुराने बिजनेस पे वापस तो जा नहीं सकता। Not in Galesburg, Illinois in 1894. गेल्सबर्ग इलिनॉय 1894 में तो कम से कम नहीं जा सकता। क्यों? His old business? Why? उसका पुराना बिजनेस। क्यों? Sam was my psychiatrist. सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट था। तो थर्ड लेवल सच में थी या नहीं? सैम थर्ड लेवल चला गया और थर्ड लेवल से उसने फर्स्ट पोस्ट एनवेलप भेजा और इसी कारण से चार्ली और उसकी पत्नी लुइजा अब थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं। कैसी लगी आपको कहानी? मजेदार थी ना? आशा करती हूं पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी और मनोरंजक भी लगी होगी। अब आप अवश्य सोचिएगा कि क्या इस तरह की घटना आपके साथ भी घट सकती है। धन्यवाद। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।